हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नॉलेज स्काई पर और मैं हूं आपका दोस्त अमर तिवारी। आज हम स्टार्ट करने वाले हमारी क्लास 1। जी हाँ दोस्तों, ऑलरेडी पहले जो मैंने 2 क्लासेस ली हैं उनको 1 और 2 नेम दे दिया, बट कंटेंट की क्लास आज से पहली क्लास है ना। इससे पहले जो 2 क्लासेस हुई थी उसमें मैंने आपको सब्जेक्ट का और सिलेबस का इंट्रोडक्शन नहीं दिया था। तो यदि टेक्निकली देखी जाए तो आज से आपकी पहली क्लास है, जो कि आपकी किसकी क्लास है भाई? अकाउंटिंग की क्लास है। जी हाँ दोस्तों, तो आज आपकी अकाउंटिंग की पहली क्लास है और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन जो है वो आज से बच्चों के लिए होने वाला है। क्लियर? आज से हम डिटेल्ड वे में चीज़ों को जो है वो शुरू कर रहे हैं। और मैं फिर से एक बार बता दूं, एक डिस्क्लोज़र देना चाहूँगा मैं फिर से कि भाई ये क्लासेस हम इस टारगेट से शुरू कर रहे हैं कि वो सभी बच्चे जो APFC EPFO को अपना प्राइम टारगेट मान के चल रहे हैं और जिन्हें ये लगता है कि वो अगले 6 से 8 महीने एक ईमानदारी भरी कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन जो है वो इतने जल्दी नहीं आने वाला है, 6 से 8 महीने का टाइम लगेगा। तो वो सभी बच्चे जो एक ईमानदार कोशिश करने के लिए रेडी हैं, उनके लिए ये एक वीडियो सीरीज़ जो है, ये जो कोर्स है मैंने स्टार्ट करा हुआ है। क्लियर है? तो मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूँगा क्लास को स्टार्ट करने से पहले कि भाई बार बार कोई क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा कि सर नोटिफिकेशन कब आ रहा है। नोटिफिकेशन में थोड़ा सा टाइम है और यदि आप अगले 5 से 6 महीने बिना ये सोचे कि नोटिफिकेशन कब आएगा एक प्रिपरेशन कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आप इन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर है सभी बच्चों को? ठीक है, मेरी कोशिश यही होगी कि नोटिफिकेशन तक मैं आप सभी बच्चों को एक बहुत डिटेल्ड वे में सिलेबस कंप्लीट करा दूं, ताकि जब नोटिफिकेशन आए तो उस समय सिर्फ और सिर्फ आपके लिए रिवीजन रह जाए और किसी भी तरह की कोई पैनिक सिचुएशन जो है वो ना रहे। ठीक है? वो सभी बच्चे जो प्रीवियस 2 अटेम्प्ट्स में सेलेक्ट नहीं हो पाए, उसका यदि मेजरली कॉज देखा जाए तो वही यही है कि भाई हमने प्रिपरेशन तब स्टार्ट करी जब सर पर नोटिफिकेशन आ चुका था। 3 से 4 महीने में पेपर होगा एंड चीज़ें वहाँ से बिगड़ती चलेंगी सभी बच्चों के लिए। तो बिना टाइम को वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास 1 को। सिलेबस हम कल डिस्कस कर ही चुके हैं। सिलेबस के अलावा मैंने क्या कंटेंट बनाया है उसके टॉपिक्स भी मैंने आपको बहुत डिटेल में बता दिए हैं। वो बच्चे जो नए हैं इस वीडियो पर, मैंने टेलीग्राम चैनल के लिंक नीचे दी, उससे ज्वाइन कर ली, क्योंकि टेलीग्राम चैनल में मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों का कंटेंट जो है वो शेयर कर दिया कि भाई हम किन किन चीज़ों को पढ़ने वाले हैं इन क्लासेस में। लगभग 40 से 50 क्लासेस जो आपकी अकाउंटिंग की मैं लेने वाला हूँ। ठीक है? आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 1। जी हाँ दोस्तों, यूनिट 1 हम स्टार्ट कर रहे हैं और यूनिट 1 में हम देखने वाले हैं अकाउंटिंग सिस्टम को। जी हाँ दोस्तों, यूनिट 1 में हम अकाउंटिंग सिस्टम को देखने वाले हैं। अब इस अकाउंटिंग सिस्टम को मैंने क्या करा है, मैंने फर्दर 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पहला पार्ट है आपका कंसेप्ट, कन्वेंशन एंड प्रिंसिपल। दूसरा जो पार्ट है वो है सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। तीसरा पार्ट है बुक्स ऑफ अकाउंट्स टू बी मेंटेन्ड। चौथा पार्ट है आपका बैंक रिकन्सिलिएशन ऑफ स्टेटमेंट। और पांचवा जो पार्ट है दैट इज ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। यहाँ पर यदि मैं बात करूँ आप सभी से, तो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट को यदि आप छोड़ दें तो बाकी के सारे जो 4 पार्ट बचते हैं पहले चैप्टर के, दे आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। जी हाँ दोस्तों, यदि आप बैंक रिकन्सिलिएशन ऑफ स्टेटमेंट को छोड़ दें तो बाकी के जो 4 पार्ट हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। ठीक है? अब यहाँ पर हम बात करेंगे पहले पार्ट। उससे पहले ये पहले पार्ट भी शुरू से पहले कुछ बेसिक चीज़ें जो हैं वो हम यहाँ पर समझेंगे अकाउंटिंग सिस्टम में। तो बिना टाइम के वेस्ट किए स्टार्ट करता हूँ और हम आगे बढ़ते हैं। एक बार रिक्वेस्ट जरूर करूँगा कि सभी लोग नॉलेज का एक ऑफिशियल ऐप को ज्वाइन कर लें। साथ ही टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे दी है, वहाँ से जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। जो लिंक के माध्यम से नहीं कर पा रहे हैं वो टेलीग्राम पर जाकर नॉलेज स्काई राइट टू फ्री एजुकेशन सर्च करेंगे, आपको वहाँ पर हमारा चैनल मिल जाएगा। सभी बच्चों को जरूर ज्वाइन करना है। ठीक है? तो हम क्लास स्टार्ट करें उससे पहले एक नई स्ट्रैटेजी जो मैं यहाँ पर अपना रहा हूँ वो ये कि मैं कोई भी सब्जेक्ट आपको पढ़ाऊँगा, हर सब्जेक्ट में फुल फॉर्म से रिलेटेड कुछ ना कुछ कंटेंट बन जाता है। ठीक है? अकाउंटेंसी में भी वो है। तो अकाउंटेंसी में भी क्या होगा, जब भी हम क्लास लेंगे तो मैं 5 से 7 वन वर्ड जो है वो आपको बताऊँगा, टर्म्स और उनके फुल फॉर्म्स आपको बताऊंगा, ताकि आप इनसे वेल अवेयर रहें। ठीक है? मतलब क्लास के साथ ही ये 5-7 आप डेली करते जाएंगे तो आपका काम बन जाए। क्यों? क्योंकि ये आपके सिलेबस में भी यूज़ होंगे और हो सकता है एक आधी 2 क्वेश्चन आपसे पूछ भी लिए जाएँ एग्जाम में। ठीक है? तो सबसे पहले हम बात करें ALM। ALM का मतलब होता है असेट लायबिलिटी मैनेजमेंट। ठीक है? ALM का फुल फॉर्म क्या होता है भाई? असेट लायबिलिटी मैनेजमेंट। ठीक है? ये ACB ऑडिट कमिटी ऑफ बोर्ड के द्वारा अप्रूव्ड हैं ये वर्ड्स, तो डेफिनेटली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस ये रखते हैं। AOF अकाउंट ओपनिंग फॉर्म। ATM ऑटोमेटेड टेलर मशीन। B/D
ब्रॉट डाउन, बी स्लैश एफ ब्रॉट फॉरवर्ड, बी डी बी आर बैड एंड डेप्थफुल रिजर्व, सी स्लैश डी कैरिड डाउन कैरिड फॉरवर्ड, सी ए स्टैंड फॉर करंट एसेट, सी सी स्टैंड फॉर कैश क्रेडिट। क्लियर है? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ से हम चीज़ों को और अच्छे डिटेल वे में समझना शुरू करते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले हम समझते हैं कि भाई अकाउंटेंसी का पर्पस क्या है। ठीक है, जीवन इतना अच्छा चल रहा था, बढ़िया, लोग अपने नोटबुक्स में लिख रहे थे, तो अकाउंटिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी, है ना। ये मतलब दुनियादारी जब ये बनी है तो अकाउंटेंसी जैसी चीज़ आई क्यों, क्या ज़रूरत थी अकाउंटिंग की। तो देखो क्या हुआ, दुनिया चलती है व्यापार से, हम सभी को पता है दुनिया किससे चलती है भाई, व्यापार से चलती है। ठीक है, व्यापार में क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ गुड्स होंगे, सामग्री का आदान प्रदान होगा, है ना। मैं आप पहले के ज़माने में क्या होता था, मैंने आपको चावल दिया, आपसे गेहूँ ले लिया, नमक दिया, गेहूँ ले ली, शक्कर ले ली, इस तरह की चीज़ें चलती थी। इवन मुझे अपने बचपन की याद है, जब मैं गाँव में था तो उस समय की बात है कि भाई जो आइसक्रीम वाले आते थे, कुल्फ़ी वाले, तो हम क्या करते थे, उन्हें जल्दी से आते थे, कुछ गेहूँ देते थे और वो हम लोग आइसक्रीम दे देते थे घर पे ना। दादा दादी के नज़र को बचाकर हम लोग बोरों वोरों में से गेहूँ निकाल के ले जाते थे, आइसक्रीम वाले को देते थे, एक्सचेंज में वो हमें आइसक्रीम दे देता था। तो पहले ये चलता रहता था। लेकिन जब से करेंसी रोल में आई, जब से पैसा रोल में आया, जब से सिक्के मुद्राएं रोल में आई, उस समय क्या होने लगा, अब लोग पैसा देते और चीज़ें खरीदने लगे। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गुड अपनी जगह था, पैसे अपनी जगह थे। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने मेंशन भी किया हुआ कि एक्सचेंज ऑफ गुड कैश या फिर क्रेडिट में, कैश या फिर क्रेडिट में, या फिर यहाँ पर आप काइंड भी यूज़ कर सकते हैं, एक वर्ड काइंड भी मैं बोलूँगा, कैश क्रेडिट काइंड, घबराना नहीं, तीनों चीज़ समझाता हूँ। काइंड का मतलब ये होता है कि मैंने चावल दिए और आइसक्रीम ले ली, तो ये काइंड का मतलब होता है वस्तुएं, सामग्री। तो एक चीज़ दी उसके बदले दूसरी चीज़ दी, तो इसको हम बोलेंगे एक्सचेंज ऑफ गुड्स इन काइंड। मतलब वस्तुओं के बदले वस्तुओं का सौदा करना क्या कहलाता है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स इन काइंड। पहला केस क्लियर है, ध्यान से समझते जाना, बहुत डिटेल में मैं समझाने वाला हूँ, ध्यान से समझना सारी चीज़ें, क्योंकि आप सभी को मैं क्वेश्चंस भी बताऊंगा कि बहुत छोटी छोटी चीज़ों में हम फंस जाते हैं और एग्जाम में बैठ के कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, वो इस बार नहीं होने देना हमें। ठीक है, चलो। तो एक्सचेंज ऑफ गुड्स इन काइंड का मतलब ये होता है कि जब आपने एक चीज़ दी बदले में दूसरी चीज़ ले ली, तो एक्सचेंज ऑफ गुड, इसको मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, एक्सचेंज ऑफ गुड इन काइंड। ठीक है, तो एक्सचेंज ऑफ गुड इन काइंड तो हमने समझ लिया कि भाई जब मैंने एक चीज़ दी उसके बदले चीज़ ली, तो ये कहलाएगा एक्सचेंज ऑफ गुड्स इन काइंड, वस्तु के बदले वस्तु का सौदा। दूसरा जो केस है, दूसरा केस हम लेंगे एक्सचेंज ऑफ गुड्स इन कैश। मतलब मुझे आइसक्रीम खानी थी तो मैं 10 रुपये लेके गया और मैंने आइसक्रीम ले ली, तो दैट वाज द एक्सचेंज ऑफ गुड इन कैश, पैसा दिया, सामग्री ले ली मैंने। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गुड इन कैश। और तीसरा क्या था, एक्सचेंज ऑफ गुड इन क्रेडिट। अब ये क्या होता है एक्सचेंज ऑफ गुड इन क्रेडिट, तो एक्सचेंज ऑफ गुड इन क्रेडिट क्या होगा कि भाई मैं, जैसे आइसक्रीम वाला आया मेरे घर पे, तो वो जानता था मेरे पापा मम्मी को, मेरे दादा दादी को, वो जानता था भाई ये लोग अच्छी फैमिली से प्रतिष्ठित लोगों के बच्चे हैं। ठीक है, तो मैं उनसे बोला भाई साहब आज तो मेरे पास पैसे नहीं है, तो उसने क्या बोला, मुझे आइसक्रीम दे दी। उसने बोला मैं कल जब आऊँगा तो पैसे ले जाऊँगा, तो उसने मुझे उधार में एक आइसक्रीम दे दी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सचेंज ऑफ गुड इन क्रेडिट। अब कई लोग बोलेंगे सर बाइंग सेलिंग हो रही, लाभ लाभ, वो आगे की एडवांस टर्म्स हैं, अभी हम बहुत बेसिक ऑफ अकाउंटिंग को समझ रहे हैं। ठीक है, तो जब ये चीज़ होने लगी तो अब हुआ क्या, लोगों को रिकॉर्ड मेंटेन करने की आवश्यकता पड़ी धीरे धीरे। तो जब रिकॉर्ड मेंटेन करने की आवश्यकता पड़ी तो वो लेखा जोखा लिखने लगे कि भाई आज मैंने इतनी आइसक्रीम बेची, इतनी मैंने वस्तु के बदले बेची, इतनी मैंने नगद के बदले बेची, इतनी मैंने उधारी में बेची। ठीक है, तो जब ये लेखा जोखा लिखने लगे तो इसे हमने अकाउंटिंग की स्टैंडर्ड भाषा में क्या बोला, बुक कीपिंग बोला। अभी हम अकाउंट पर नहीं पहुंचे, हम बुक कीपिंग पर पहुंचे, हमने इसे क्या बोला भाई, बुक कीपिंग बोला। जब मैंने जो भी लेन देन करा उसको मैं जाकर डेली लिखने लगा अपने जर्नल में, डेली एक कॉपी पेन से मैं लिखने लगा, तो इसे मैं क्या बोलूँगा, बुक कीपिंग बोलूँगा, बहुत ही सिंपल शब्द में। अब जब मैं बुक कीपिंग करने लगा तो वहाँ पर, अब देखो अकाउंटिंग अभी तक नहीं पहुँचे हम अभी से बुक कीपिंग पर पहुँचे कि मैं नोट कर रहा हूँ रोज नामचा जैसा, है ना, डेली जर्नल लाइक नथिंग एल्स। अभी अकाउंटिंग जैसे हम कॉम्प्लेक्स प्रोसेस पर नहीं पहुँचे। अब जब मैं ये डेली करता गया तो टाइम बीइंग, समय के साथ मुझे रियलाइज़ हुआ कि भाई मुझे एक ऐसे सिस्टम की ज़रूरत है जिसमें मैं चीज़ों को अलग अलग तरीके से रख पाऊँ, कि भाई मैंने जो नगद में लिया मैं उन्हें अलग रख पाऊँ, जो मैंने वस्तु में लिया मैं उन्हें अलग रख पाऊँ, जो मैंने उधार में दिया उसे मैं अलग रख पाऊँ, एंड सो ऑन। ठीक है, तो जब मेरे दिमाग में, तो वहाँ पर एक
सब्जेक्ट इवॉल्व हुआ, एक सब्जेक्ट का, एक विषय का जन्म हुआ जिसे हमने अकाउंट बोला, जिसने क्या किया, ये जो डेली के जर्नल्स थे, डेली की जो आपने एंट्रीज करी थी, इनको सिस्टमैटिक जमाने लगे। तो बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में समझ आया, हम ऐसा बोल सकते हैं कि बुक कीपिंग इज मदर ऑफ अकाउंट, मतलब बुक कीपिंग ने ही अकाउंट को जन्म दिया है, ऐसा कहना गलत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बुक कीपिंग के बाद ही अकाउंटेंसी की ज़रूरत पड़ी हमें। हम सिंपली लिख रहे थे, लेकिन उसको सिस्टमेटिक जमाना, कैटेगराइज करना, एनालाइज करना, ठीक है, समराइज करना, ठीक है, ध्यान से समझने 3 शब्द, एनालाइज करना, समराइज करना, मेंटेन करना, ये ही अकाउंटिंग का कोर है। इसी चीज़ को कंबाइंड फॉर्म में हम अकाउंटिंग कहने लगते हैं। और जब हम एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ लेते हैं, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो वस्तु हो, चाहे वो उधार हो, इसे हम क्या बोलते हैं अकाउंटिंग की भाषा में? हम बोलते हैं ट्रांजेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? ट्रांजेक्शन। मतलब आपने आइसक्रीम खरीदी, चाहे चावल के बदले, चाहे पैसे के बदले, या फिर उधार में, तीनों केसेस में आपने क्या किया? ट्रांजेक्शन किया। क्या किया? तीनों केसेस में आपने ट्रांजेक्शन किया। इन ट्रांजेक्शन्स की होगी बुक कीपिंग, बुक कीपिंग के बाद होगी उनकी अकाउंटेंसी। आई होप सभी बच्चों को चीज़ें समझ आ गई हैं। यदि समझ आ गई तो फटाफट से लाइव चैट सेक्शन में, या जो रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में मुझे बता दें इसी मोमेंट पर, ठीक है? ठीक है, अब एक बार जरा इस देखो, कोर तो मैंने समझा दिया बहुत अच्छे से, बहुत सिंपल शब्दों में, फिर भी एक बार चाहो तो इसे पढ़ सकते हो कि भाई बिजनेस इन्वॉल्व ट्रांजेक्शन फॉर एक्सचेंज ऑफ गुड्स ऑफ सर्विसेज अगेंस्ट कैश एंड क्रेडिट एंड काइंड, भी यहाँ पर नोट कर लेंगे मेरी तरफ से। So as a business volumes increases it beyond the capacity of the owner to remember the transaction। वही सिंपल सी बात लिखी कि भाई एक आइसक्रीम वाला था, उसे तो दिन की 50 आइसक्रीम बेचनी। अब मान लीजिए कोई बहुत बड़ा व्यापारी है, उसके 4 शहरों में ट्रांजेक्शन चल रहे हैं, तो क्या वो एक सारे के सारे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर सकता है? नहीं कर सकता। वो उसके लिए बुक कीपिंग करेगा, नोट करके रखेगा, और वहीं से फिर उसे अकाउंटेंसी की ज़रूरत होगी। तो यही सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर लिखी हुई हैं कि द नेसेसिटीज़ ऑफ रिकॉर्डिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन इन सिस्टमैटिक एंड ऑर्डरली मैनर। The recording of business transaction has to be systematic so that it will provide useful information to owner about the फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस एंटिटी। मतलब ये है कि जब वो ये सारा जो लेन देन करेगा उसको सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करेगा, जैसे मैंने कितने कैश में खरीदे, कितने काइंड में खरीदे, कितने उधारी में दिए, फिर मैं कैलकुलेट करूंगा कि भाई हाँ मैंने 100 रुपये लाकर 100 आइसक्रीम बनाई थी, मैं 100 आइसक्रीम बेच कर आया तो मुझे इतना चावल मिला है, वो कितनी कीमत का है, इतने पैसे मिले और इतनी मेरी उधारी है, तो मुझे फ़ायदा हुआ, नुकसान हुआ। एंड ऑफ द डे मैं ये चीज़ें एनालाइज तो करूँगा, ये चीज़ें समराइज़ तो करूँगा। तो इसी चीज़ के लिए मुझे किसकी आवश्यकता पड़ेगी? अकाउंटेंसी की आवश्यकता पड़ेगी। तो अब आप लोग समझ पा रहे हो कि अकाउंटेंसी की जरूरत क्यों है। देखो, 2 तरह के बिजनेस होते थे। मैं गया 100 आइसक्रीम ली, बेच के आया, शाम को बढ़िया घोड़े तान के सो गया, बुंदेलखंडी में बोल रहा हूँ, ठीक है, पैर फैला के सो गया बढ़िया, कोई मतलब नहीं मुझे, तो यहाँ अकाउंटेंसी की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि मैं एक अच्छा प्रॉपर बिजनेसमैन हूँ, तो मैं जब शाम को बिजनेस करके आऊँगा, आइसक्रीम बेच के आऊँगा, तो मैं ये देखूंगा भाई कि कितनी आइसक्रीम बिकी हैं, पैसे कितने में बिकी, आइसक्रीम के बदले वस्तुएं कितनों से ली मैंने, और उधारी में कितने को दी। उसके बाद मैं टोटल करूँगा कि भाई मैंने 100 रुपये लगाए तो मेरे पास 110 रुपये आ गए हैं, भले उधार में भी हैं जो भी है, लेकिन 110 रुपये मेरा होलसम बन रहा है, मतलब मेरा 10 रुपये का फ़ायदा है। तो ये बुक कीपिंग और अकाउंटिंग कहलाने लगता है जब हम ये पूरा प्रोसीजर कर लेते हैं। समझ रहे हैं? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब वहाँ से बार बार मैंने 2 चीज़ें यूज़ करी, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग। तो यहाँ पर उन्हीं दोनों शब्दों के बारे में बात करते हैं अब हम, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बारे में, कि क्या है भाई। तो ये एक दूसरे के साथ यूज़ होती हैं भाई। बुक कीपिंग, अकाउंटिंग की बात ही नहीं आती यदि बुक कीपिंग शुरू नहीं हुई होती तो। समझ रहे हो ना? बुक कीपिंग पहले शुरू हुई तो उसके बाद अकाउंटिंग आई थी, ठीक है। तो आपको ये समझना होगा कि भाई जो अकाउंटिंग है ये एक बड़ा कंसेप्ट है। बिल्कुल बनी बात है सर, बुक कीपिंग में आपसे नोट करके बात खत्म कर देते हो, लेकिन जब आप अकाउंटिंग करते हो तो आप अकाउंटिंग में चीज़ों को एनालाइज भी करते हो, समराइज भी करते हो, और उनसे रिजल्ट भी निकालते हो, इन्फॉर्मेशन भी निकालते हो। और आज मॉडर्न एज में तो फ्यूचर ट्रेंड्स भी निकाले जाते हैं। उदाहरण के तौर पर हम शेयर मार्केट एग्जाम्पल लें तो आप देखेंगे कि भाई कंपनी का बैलेंस शीट देखेंगे, कंपनी के प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट देखेंगे, कंपनी का रेवेन्यू देखेंगे। जब ये सारी चीज़ें आप देखेंगे तो आप ये डिसीजन बनाएंगे कि आपको उस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आज के समय अकाउंटिंग का एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है। सिर्फ बुक कीपिंग नहीं कि भाई उसने इतना खरीदा इतना बेचा, दैट इज़ ओनली बुक कीपिंग, लेकिन उसको एनालाइज करना, सिस्टमाइज करना और इंफॉर्मेशन निकाल कर आगे प्रोसेस करना, दिस इज़ व्हाट कॉल्ड अकाउंटिंग। ठीक है, इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग बोलते हैं। तो यहाँ पर एक छोटा सा मैंने डिफरेंस लिखा हुआ है भाई, कि यदि हम बुक कीपिंग की बात करें तो भाई जो बुक कीपिंग इज कंसर्न विद द रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन इन द बुक्स
द ओरिजिनल एंट्री बेस्ड ऑन द डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस। मतलब ये है कि भाई जैसे आपकी ओरिजिनल एंट्री अगर होती है, मतलब जिस एंड पर आपने ट्रांजेक्शन किया उसी एंड पर जब वो ट्रांजेक्शन हुआ और उसको आपने बुक्स में लिख दिया, बही खाते में लिख दिया, इसे हम क्या बोलते हैं? बुक कीपिंग बोलते हैं। बुक कीपिंग मतलब रखना। तो किताबों में जब आप ट्रांजेक्शन रखने लगे, आप ट्रांजेक्शन कैसे रखोगे? लिख के रखोगे आप, है ना। बुक कीपिंग से समझना, बुक मतलब किताब, कीपिंग मतलब रखना। बुक में रखना, क्या रखना? ट्रांजेक्शन। अब ट्रांजेक्शन ऐसा तो रखेंगे नहीं कि हवा में उड़ता हुआ हमने पेज पे चिपका लिया, नहीं। ट्रांजेक्शन को बुक में रखने का मतलब ये कि मैंने 100 रुपये की चीज़ बेची तो मैंने बुक में लिख दिया, तो इसे हम बुक कीपिंग बोलेंगे। अकाउंटेंसी क्या होता है? अकाउंटेंसी क्या होता है? अकाउंटिंग इज कंसर्न विद ग्रुपिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस, interpreting them and presenting them in a specific manner to communicate the result of the entity together. They are called books of account. ध्यान से समझना है कि भाई आपने अकाउंट्स, आपने ट्रांजेक्शन्स को नोट करके लिख लिया, इसे हमने बोला भाई बुक कीपिंग। लेकिन वहीं आपने उन्हें एक सिस्टमेटिक मैनर में जमाना शुरू कर दिया, उनको इंटरप्रेट करना शुरू कर दिया, उनको एनालाइज करना शुरू कर दिया, इसे आप क्या बोलेंगे? अकाउंटिंग बोलेंगे। और इन दोनों को कंबाइंड फॉर्म में हम क्या बोलते हैं? बुक्स ऑफ अकाउंट बोलते हैं। जो बुक कीपिंग में बुक यूज़ होती हैं, जब उन्हें हम सिस्टमेटिकली जमा लेते हैं तो ये पूरा का पूरा सिस्टम कंबाइंडली कहलाने लगता है बुक्स ऑफ अकाउंट। ठीक है। आई होप चीज़ें सही बच्चों को यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी। ठीक है, मैं बहुत स्लो चल रहा हूँ, बहुत सिंपल तरीके से चल रहा हूँ। टारगेट यही है कि एक एक छोटे से छोटा पॉइंट सिस्टमेटिकली दिमाग में फिट होता जाए। ठीक है, तो बुक कीपिंग, बुक ऑफ अकाउंट। अब इतनी सारी रामायण पढ़ने के बाद अब हम एक निचोड़ निकालेंगे जिसमें हम ये देखेंगे कि फाइनली हम बुक कीपिंग को क्या बोल सकते हैं डेफिनेशन के तौर पर, और अकाउंटिंग को हम क्या बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये स्टेटमेंट के फॉर्म में आपको दिया जा सकता है क्वेश्चन। और इन्हीं छोटी चीज़ों पर हम क्या करते हैं? थोड़े से केयरलेस हो जाते हैं। जब हम केयरलेस होते हैं तो यहीं पर हमारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। जैसे एक बहुत कॉमन सी मिस्टेक बहुत सारे बच्चे करते हैं, पिछले पेपर में करके आए थे, मुझे बताया बहुत सारे बच्चों ने, कि आर्टिकल नंबर 23 और आर्टिकल नंबर 24 जो होते हैं, पॉलिटी की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 23 बलाश्रम, 24 बाल श्रम के ऊपर है ना, एक फोर्थ लेबर पर और एक चाइल्ड लेबर पर है। तो होता क्या है, जब क्वेश्चन पूछा गया कि भाई आर्टिकल 23 किससे रिलेटेड है, अब हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई 23 में हमने फोर्स्ड लेबर पढ़ा है या 24 में हमने फोर्स्ड लेबर पढ़ा है, या हमने 24 में चाइल्ड लेबर पढ़ा है या फिर 23 में चाइल्ड लेबर पढ़ा है हमने। यहाँ पर चीज़ें कंफ्यूज हो जाती। तो ये छोटे छोटे फंबल नहीं करने होंगे, तब नहीं होंगे जब हम लंबे समय तक सिस्टमैटिकली पढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, बुक कीपिंग की हम बात करते हैं। तो बुक कीपिंग क्या होता है? तो बुक कीपिंग इज द आर्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड recording all such business transactions which can be recorded and measured in money terms in the books of account। मतलब क्या है? तो बुक कीपिंग में हर एक ट्रांजेक्शन नहीं रिकॉर्ड किया जाता, हर एक चीज़ रिकॉर्ड नहीं की जाती, सिर्फ और सिर्फ वो चीज़ें रिकॉर्ड करी जाती हैं जो इन टर्म्स ऑफ मनी हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं दुकान में बैठा हूँ, ठीक है, अब मैं लेन देन कर रहा हूँ, साथ में मेरा दोस्त है, तो मैंने उससे 4 बातें कर ली। ठीक है, और भाई कैसा है, क्या हाल चाल चल रहा है, शादी वादी सब बढ़िया हो गई, बच्चे अच्छे सब ठीक है ना। या फिर एक आदमी निकला, वो मुझे थोड़ा सा घूरता गया तो मेरी उससे लड़ाई हो गई, तो मेरी बहसबाजी होगी भाई उससे। तो अब बुक्स कीपिंग का मतलब ये नहीं है कि मैं हर चीज़ लिखते जाऊँगा। मैं ये भी लिखूँगा कि भाई XYZ बंदे से आज मेरी लड़ाई हुई, YZX मेरा एक फ्रेंड है, तो उससे मैंने ये बात करी। अब भाई इसकी मॉनेटरी वैल्यू नहीं है, भले ही ये उस दिन में हुआ है, भले ही वो उस बिज़नेस के दौरान हुआ है। ये इसको और सिंप्लीफाई कर देता हूँ कि मेरा सेल्समैन आया, मैंने उससे लेन देन तो करा, लेकिन मेरी बहस हो गई किसी ख़राब सामान के ऊपर से, तो मैंने उससे लड़ भी लिया। तो ऐसा नहीं कि भाई मैंने उससे लेन देन तो करा, वो बिजनेस पर्सन ही मेरे लिए, तो उससे जो मैंने बहस करी वो भी मैं रिकॉर्डिंग में रखूँगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी मॉनेटरी वैल्यू नहीं है। ठीक है, ये जो लाइन होती है ना मनी टर्म्स, इसको हम नहीं समझ पाते कई बार, इसीलिए मैं ये सेल्समैन के एग्जांपल दे रहा हूँ। अभी लोगों को लग रहा होगा कि सर कितना स्पेसिफिक जा रहा हूँ, बट ये छोटी छोटी सी चीज़ें ही हम फंबल करके आते हैं। इसीलिए ध्यान से पढ़ो, बहुत समय है, आराम से पढ़ते चलो। मैं बहुत आराम से पढ़ाऊँगा, डोंट वरी, एक एक चीज़ को बहुत डिटेल में कराऊँगा। तो समझ आ गया ना, बुक कीपिंग में हर उस चीज़ का ट्रांजेक्शन, उस ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड रखा जाता है, नोट किया जाता है जिसकी मॉनेटरी वैल्यू हो, है ना, जिसकी मॉनेटरी वैल्यू हो, मनी टर्म्स में जिसे हम कैलकुलेट कर सकें, है ना। चलो, अब अकाउंटिंग क्या होता है भाई, उसके बाद अब हमने बुक कीपिंग तो समझ लिया, अकाउंटिंग क्या होगा। तो अकाउंटिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ क्लासीफाइंग, समराइजिंग एंड एनालाइजिंग। ध्यान रखना, क्लासीफाइंग, समराइजिंग एंड एनालाइजिंग। जब आपने बुक कीपिंग में जो ट्रांजेक्शन लिख के रख दिए, तो बुक कीपिंग में आपने ट्रांजेक्शन लिख लिए, बहुत सारे ट्रांजेक्शन हो गए, लेकिन इनको समराइज़ करना,
क्लासिफाइड करना और एनालाइज करना, ये पूरा का पूरा काम किसके द्वारा हो जाता है? अकाउंटिंग के द्वारा हो जाता है। और यहाँ पर टर्म याद रखना, मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। मैं बता चुका हूँ कि ट्रांजेक्शन, ठीक है, हम सभी ने पढ़ा था कि भाई एक ट्रांजेक्शन को ट्रांजेक्शन तब माना जाएगा जब उसमें मॉनेटरी वैल्यू इन्वॉल्व हो। अनलेस किसी ट्रांजेक्शन में मॉनेटरी वैल्यू इन्वॉल्व है, उसे एक ट्रांजेक्शन नहीं माना जाएगा। समझ रहे हो ना? मतलब वो चीज़ जिसमें पैसा जुड़ा हुआ है, जिसकी वैल्यू पैसे के समकक्ष बनाई जा सकती है, पैसे के इक्विवेलेंट जिसकी वैल्यू बनाई जा सकती है, उसे ही हम क्या बोलेंगे? एक ट्रांजेक्शन बोलेंगे। और ट्रांजेक्शन की ही बुक कीपिंग करी जाएगी और उन बुक कीप्ड ट्रांजेक्शन्स पर ही अकाउंटिंग करी जाएगी। समझ आ रही है बात? गुड। अब यहाँ पर हमने बात करी कि भाई हम क्या करेंगे, भाई उन सब चीज़ों को हम क्लासीफाई करेंगे, समराइज़ करेंगे और एनालाइज करेंगे, ठीक है, और उनसे बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स निकालेंगे जिसके बेसिस पर हम कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को समझ पाएंगे। ठीक है, जैसे बैलेंस शीट में क्या है, कंपनी ने साल भर ट्रांजेक्शन करा, उसके बेस पे हमने उन सबको लिख लिया तो बैलेंस शीट बन गई। और उस बैलेंस शीट को पढ़ के हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई कंपनी की स्थिति क्या है, कंपनी फ़ायदे में है, नुकसान में है, कंपनी के पास असेट हैं, लायबिलिटीज़ ज़्यादा है, कंपनी कैसा फ्यूचर में जा सकती है, सारी चीज़ें हम उसकी बैलेंस शीट, उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख कर ही पता लगा। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही तो क्या है? बुक्स ऑफ अकाउंट है कंपनी के लिए। गॉट इट? आई होप सभी बच्चों को समझ आ गया। यदि समझ आ गया तो एक बार मुझे थम्स अप जरूर दे दें, जब तक मैं 1 मिनट में पानी पीऊँगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ें और अब हम समझते हैं कुछ बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग की। मतलब जब हम अकाउंटिंग पूरा पढ़ेंगे तो बहुत सारी ऐसी टर्म्स हैं जो यूज़ होती हैं अकाउंटिंग में, ठीक है, उनको हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब उससे पहले सबसे पहली जो टर्म है जिससे अकाउंटिंग शुरू होती है, मैं बोलूँगा ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन में आपको बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ कि बिजनेस में जो भी लेन देन होता है, यदि उसकी एक मॉनेटरी वैल्यू है तो उसे एक ट्रांजेक्शन बोलेंगे, है ना। उदाहरण के तौर पर फिर वही बात कर लेते कि मैं दुकान पे बैठा हूँ, एक सेल्समैन आया, मैंने उसको पैसे दिए और उससे सामान लिया बेचने के लिए, तो वो मॉनेटरी वैल्यू रखता है ये लेन देन, तो इसको मैं ट्रांजेक्शन बोलूँगा। वही मैंने बोला और भाई चाय पी लो, बढ़िया सब, घर पे सब ठीक है, मम्मी पापा ठीक है, ये भी मेरे बिजनेस के तहत आता है, मेरे व्यवहार के तहत आता है, लेकिन इसे मैं ट्रांजेक्शन नहीं मानूंगा। भले ही बातों का आदान प्रदान हुआ है, भले इससे मेरे बिजनेस टर्म्स अच्छे हो रहे हैं, भले ही ये चीज़ बिजनेस में यूज़ हो रही है, स्टिल इसकी मॉनेटरी वैल्यू नहीं है, हैंस इसे मैं एक ट्रांजेक्शन कंसीडर नहीं करूँगा। और यही बहुत सिंपल सा मतलब है, ठीक है। तो ट्रांजेक्शन वो जिसकी एक मॉनेटरी वैल्यू हो सके। अब बात आती है परचेज़ की। अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि क्या फ़ॉन्ट क्लियर है? फ़ॉन्ट का कोई इशू तो नहीं है किसी भी स्टूडेंट को? प्लस यहाँ पर जो कलर्स यूज़ कर रहे हैं, यदि कलर में कोई समस्या हो तो आप लोग बता सकते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में। हम नेक्स्ट क्लासेस से कलर्स को थोड़ा सा चेंज या डार्क लो, जो भी आप चाहें वो हो सकता है। तो बात करते हैं पहली जो टर्म है वो है परचेज़। परचेज़ क्या होती है, ध्यान से समझना। पहले डेफिनेशन को पढ़ो, फिर मैं समझाता हूँ बहुत सिंपल शब्द में ना। डेफिनेशन क्या बोलते हैं कि परचेज इंडिकेट द मनी वैल्यू ऑफ गुड्स विच द ओनर परचेजेस एज रॉ मटेरियल फॉर द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरर और फॉर द पर्पज ऑफ ट्रेडिंग इन गुड्स। इट इंक्लूड बोथ कैश क्रेडिट परचेस। अब भाई परचेस क्या होती है, ध्यान से समझो। इसको समझना है ऐसी चीज़ कि मेरे पास एक एक्स करके कोई चीज़ थी, मेरे पास एक एक्स करके ये चीज़ थी, तो मैंने किसको दिया? राम को ये चीज़ बेच दी। क्या कर दी? राम को ये चीज़ मैंने बेच दी। राम के पास ये एक्स चला गया और इस एक्स के बदले राम ने मुझे 100 रुपये दिए। कितने रुपए दिए राम ने मुझे? 100 रुपये दिए। तो ये जो 100 रुपये हैं ये मेरा परचेस कहलाएंगे। समझ आया? क्लियर है? मतलब मैंने, ठीक है, सॉरी थोड़ा सा उल्टा बोले, इसको फिर से समझाता हूँ, ध्यान से समझना, ठीक है। इसको उल्टा समझ लेते हैं राम की तरफ से ना। देखो क्या हुआ, राम ने, ध्यान से सुनना, राम ने मुझे एक्स दिया, ठीक है, एक्स करके कोई ऑब्जेक्ट दिया और उसके लिए मैंने उसे 100 रुपये दिए। क्या दिए मैंने उसको? 100 रुपये दिए। तो ये 100 रुपये मेरी परचेज़ कहलाएगी। 100 रुपये क्या कहलाएगी? मेरी परचेज़ कहलाएगी। परचेज़ का मतलब ये होता है कि जो गुड्स मैंने ख़रीदा है, जो चीज़ मैंने ख़रीदी है, उसकी जो मॉनेटरी वैल्यू मैंने पे करी है वही मेरा परचेज़ कहलाएगी। मतलब आप शोरूम पे गए, आपने 2000 रुपये का एक जीन्स खरीदा तो आपकी परचेज़ 2000 है। समझ पाएँ? बहुत सिंपल शब्द में, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो परचेज़ क्लियर हो गया। परचेज़ कैश भी होता है, क्रेडिट भी होता है। मतलब आपने एक आईफोन ख़रीदा, 1 लाख रुपए पे करा, नगद 1 लाख रुपए दिया,
चाहे ऑनलाइन दिया चाहे कैश दिया, कैसे भी दिया, आपने उसको 1 लाख रुपए दिया तो ये कैश परचेज कहलाएगा। लेकिन आप दुकान पर गए और आपने क्रेडिट कार्ड से खरीदा तो वो क्या कहलाएगा, या उधारी में खरीद लिया, आपका दोस्त था, आपने बोला भाई आईफोन दे दे, 1 लाख का है, मैं तुझे अगले महीने दूंगा, या 50-50 हज़ार करके दूंगा, या 20-20 हज़ार करके दूंगा, जो भी आपने बोला उससे, तो ये क्रेडिट कहलाएगा। तो क्रेडिट मतलब उधारी है, सिंपल सी बात है भाई, तो कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। तो आप चाहे उधारी में खरीदें चाहे आप नगद में खरीदें, मतलब कैश लें या क्रेडिट लें, दोनों ही परचेज कहलाएंगे आपकी, ठीक है। अब हम समझते हैं क्रेडिटर। अब ध्यान से समझना, दो टर्म बहुत यूज़ होती है, एक होती है क्रेडिटर और एक होती है डेब्टर। दोनों अच्छे से समझ लो, ये एग्ज़ाम में आया था और बच्चे फंबल करके आए थे। क्रेडिटर और डेब्टर ध्यान से सुनना, मैंने बहुत सिंपल शब्दों में यहाँ पर लिखा है, यदि आप इसको पढ़ भी लेंगे ना शांत मन से तो आपका काम क्लियर हो जाएगा। स्टिल मैं एक बार बता देता हूँ पढ़ के। व्हेन गुड्स आर परचेज्ड अगेंस्ट द अश्योरेंस टू पे इन द फ्यूचर, सच गुड्स आर कॉल्ड, सच गुड्स आर सेड टू बी परचेज्ड ऑन क्रेडिट। वही चीज़ है, समझ रहे हो ना, आपने परचेज करा है। अब ध्यान समझना, आपके दोस्त की दुकान थी, आपने आईफोन लिया और आपने बोला कि भाई मैं तुझे 2 महीने बाद 1 लाख रुपए दूंगा इस आईफोन के। तो आपने क्या किया, क्रेडिट, आपने क्या लिया, उसको क्रेडिट पर लिया है, ठीक है। आपने क्या लिया, क्रेडिट पर लिया है, ठीक है। तो उसे बोलेंगे हम क्रेडिट पर लिया, और वो बंदा जिसने आपको क्रेडिट पर दिया है वो कहलाएगा आपके लिए क्रेडिटर। क्या कहलाएगा आपके लिए, क्रेडिटर। क्या कहलाएगा आपके लिए, क्रेडिटर। तो ध्यान से समझना, आपने जिससे उधार लिया है वो बंदा आपके लिए क्रेडिटर कहलाएगा, क्योंकि उसने आपको क्रेडिट दिया है, उधार दी है, जिसने हमें उधार दिया है वो क्रेडिटर कहलाएगा। अब चूंकि हमने उधार लिया है, हम किस में आ गए, डेप्ट में आ गए। हमारे ऊपर कर्ज आएगा ना, कर्ज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डेट बोलते हैं, और डेट जिस पर है वो डेप्टर कहलाएगा। डेप्ट जिसके ऊपर है, जिसके ऊपर डेप्ट है वो क्या कहलाएगा, डेप्टर कहलाएगा। बात खत्म। जिसने क्रेडिट दिया वो क्या कहलाएगा, क्रेडिटर कहलाएगा। बहुत सिंपल सा लॉजिक है भाई, जिसने उधार दिया वो क्रेडिटर, जिसने उधार लिया वो डेप्टर। बात खत्म। अब मेरे हिसाब से सबके दिमाग में चीज़ें क्रिस्टल क्लियर रहेंगी। बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं जिनको ये चीज़ें बहुत अच्छे से अभी भी पता हों, तो वो बिल्कुल कमेंट बॉक्स मचाने की कोशिश ना करें कि अरे सर ये सब तो आता है, आगे बढ़ो। नहीं, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जो बच्चे नए भी जुड़ रहे हैं वो बिल्कुल जीरो से हैं, और इस क्लास को मैं बिल्कुल इसी तरह चलाऊँगा कि जीरो से बिल्कुल एडवांस, सब कुछ कंप्लीट, ठीक है। तो इसी तरह से चलते हैं आराम आराम से, हर एक छोटे से छोटे पॉइंट पर हम इतना ही एम्फेसाइज होकर पढ़ेंगे। तो क्रेडिटर जिसने उधार दिया, डेप्टर जिसने उधार लिया, बात खत्म, ठीक है। चलो, इसके बाद बारी आती है सेल्स की। परचेस हो गया, परचेस का अपोजिट क्या होगा, सेल्स होगा। तो भाई सेल्स आर द रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स, इट इंक्लूड बोथ कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स। वही चीज़, जैसे परचेस में कैश और क्रेडिट परचेस दोनों आ सकती हैं, वैसे सेल्स में भी कैश सेल और क्रेडिट सेल दोनों आएगी। अभी तक जैसे उदाहरण के तौर पे मैं जा रहा था आईफोन लेने, तो उसने नगद में दिया तो परचेज हो गई, उधार में दिया तो वो क्रेडिटर हो गया और मैं डेटर हो गया था, ठीक है। अब इसको सिचुएशन को रिवर्स कर लेते कि मान लीजिए आप जो हैं इस दुकान के मालिक हैं और आपकी दुकान पे आईफोन बेचते हैं आप। एक एक्स व्यक्ति आया और आपने उसे आईफोन बेचा। कितने का बेचा भाई, 1 लाख रुपए का आईफोन बेच दिया आपने, ठीक है। तो जो आपकी अब 1 लाख रुपए बेच दिया। अब दो चीज़ें हो सकती है, या तो वो आपको कैश में पे कर देगा 1 लाख रुपए, मतलब कैश का मतलब ये नहीं कि सिर्फ नोट देगा आपको, कैश का मतलब ये कि उसने 1 लाख रुपए का चेक दे दिया, 1 लाख रुपए आपको यूपीआई से ट्रांसफ़र कर दिए, या 1 लाख रुपए आपको कैश दे दिया, कुछ भी किया उसने, ठीक है। तो 1 लाख रुपए आपको दिए तो इसे हम बोलेंगे सेल कर दिया आपने आईफोन की, कैश में करी तो इसे कैश सेल बोलेंगे, ठीक है। अब लेकिन वो क्या हुआ, वो बंदा आया, यदि वो क्रेडिट कार्ड लेके आया, या क्रेडिट कार्ड भी छोड़ो, वो आया आपके पास और आपका दोस्त था, उसने बोला भाई कल डेट पे जाना है गर्लफ्रेंड के साथ, आईफोन दे दे, इंप्रेशन की बात है, ठीक है, या गर्लफ्रेंड को गिफ्ट करना, आईफोन दे दे, इंप्रेशन की बात है, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं तुझे हर महीने 20-20 हज़ार रुपये दूंगा और 5 महीने में तेरे 1 लाख रुपये चुका दूंगा। तो आपने कहा अच्छा दोस्त है, पैसा तो चुका ही देगा, तो आपने उसे आईफोन दे दिया। पैसा 1 रुपये नहीं है, आपने आईफोन दे दिया, और अगले महीने की 10 तारीख को आपके पास पहली किस्त आएगी 20,000 रुपये की। तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे भाई क्रेडिट सेल बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम इसे, क्रेडिट सेल बोलेंगे, ठीक है। तो आप दुकान पे थे, एक फ़ोन बेचा आपने, तुरंत पैसा आ गया, कैश सेल, पैसा भविष्य में आएगा 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 5 महीने बाद किस्त में आएगा, इसे हम क्या बोलेंगे, क्रेडिट सेल बोलेंगे। समझ आया? आई होप सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। असेट की हम बात करते हैं। असेट क्या होता है? असेट का मतलब ये होता है कि भाई जो भी प्रॉपर्टीज़ हमारे पास होती हैं, जिनका उपयोग या तो हम अपने बिजनेस को, व्यापार को चलाने में करते हैं, या वो जिनसे हमें पैसा आता है, जिनसे हम इनकम होती है, उसे हम असेट बोल सकते हैं।
ठीक है, समझ पा रहे हो ना। हर वो चीज़ जिसका उपयोग आप व्यापार में करते हो, बिजनेस में करते हो, उसे हम असेट बोलते हैं। ठीक है, या हर वो चीज़ जो आपको पैसा कमा के दे सकती है वो आपका असेट है। उदाहरण के तौर पर जैसे मैं हूँ, मैंने एक घर बनाया तो वो मेरा असेट है। क्यों? क्योंकि यदि मैंने आज एक 10 लाख का घर लिया उदाहरण के तौर पर, और वो 5 साल बाद 15 लाख का हो जाता है, तो मैंने 5 लाख रुपए उस पर कमा लिए। इसीलिए मेरे लिए वो क्या है, एक असेट है। तो वो चीज़ जो आपको पैसा कमा के दे सकता है, या जिसकी हेल्प से आप पैसा कमाएंगे, ठीक है, या जिसकी वैल्यू भविष्य में बढ़ेगी, वो आपके लिए एसेट है। ठीक है, बात समझ पा रहे हो ना, कि वो चीज़ जो आपके व्यापार को चलाने में मदद करे, या जो आपको पैसा कमा के दे, या भविष्य में जिसकी वैल्यू बढ़ जाए, वो असेट कहलाती है। जैसे यदि आप कोई बिजनेस शुरू करना है, तो आपने एक बोलते हैं एक हॉल बनाया आप बिज़नेस करने के लिए, तो वो जो हॉल या जो बिल्डिंग है वो आपकी एसेट कहलाएगी। क्यों? क्योंकि वो आपका पैसा कमाने में मदद करेगी, साथ में उसकी कीमत भी बढ़ रही है। दूसरी चीज़, आपने बिज़नेस के लिए एक मशीन लगाई, तो मशीन आपके लिए एसेट है। क्यों? क्योंकि वो मशीन काम करेगी और आपको पैसा कमा के देगी। आप ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस करते हो, तो आपने ट्रक खरीदे, तो आपके लिए ट्रक क्या है, एसेट है। क्यों? क्योंकि वो चलेंगे तो आपको पैसा आएगा, आपका बिज़नेस चलेगा, इनकम जनरेट होगी। तो हर वो चीज़ जो आपको पैसा कमा के दे सकती है, उसे आप क्या बोलेंगे, उसे आप सेल बोलें, उसे आप असेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? असेट। अब असेट का कैटेगराइजेशन क्या है भाई? हमने देखा है करंट असेट होते हैं और फिक्स्ड असेट होते हैं। ठीक है, करंट या फिक्स्ड असेट या नॉन करंट असेट भी हम बोल सकते हैं इसे। तो देखो, करंट असेट क्या होते हैं और फिक्स्ड असेट क्या होते हैं, समझना। करंट असेट वो होते हैं जो शॉर्ट पीरियड टाइम के लिए यूज़ होते हैं। अब हमने पढ़ा है अकाउंटिंग पीरियड, हम आगे पढ़ेंगे जब कन्वेंशन पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तो हम उसमें एक अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट पढ़ेंगे। अकाउंटिंग पीरियड का मतलब होता है कि एक बिज़नेस है वो तो बहुत लंबे समय तक चलेगा, 25 साल, 50 साल, 200 साल, 500 साल चलेगा, है ना। तो भाई ऐसा तो है नहीं कि जब बिज़नेस बंद होगा तब हम अपने प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे, ऐसा तो होता नहीं। तो हम क्या करते हैं, पूरे व्यापार को हमने छोटे छोटे भागों में बांट देते हैं, जो कि 1 साल का टाइम होता है, जिसे हम अकाउंटिंग ईयर बोलते हैं, फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं, है ना। जैसे हमारा जीवन है, कितना है नहीं पता, पर आपने क्या किया, 1-1 साल के स्पाम बना लिए, तो हम उससे ये कैलकुलेट कर लेते कि कोई व्यक्ति कितने साल जी रहा है, कितने साल की उम्र हो गई। वैसे ही बिज़नेस के लिए भी, बिज़नेस तो लंबा चलेगा, लेकिन 1-1 साल के हमने स्लॉट बना लिए, जिन्हें हम अकाउंटिंग ईयर बोलते हैं। ठीक है, तो वो असेट जो शॉर्ट पीरियड टाइम के लिए होते हैं, 1 साल के लिए हूँ, उस अकाउंटिंग पीरियड के लिए, उन्हें हम करंट असेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हम करंट असेट बोलते हैं। उदाहरण के तौर पे मैंने किसी व्यक्ति से 1 साल के लिए 1 लाख रुपए लिए, मतलब 1 साल के लिए लिए, तो मुझे मार्च में चुकाने पड़ेंगे उसको 1 लाख रुपए। अब मैं उस 1 लाख रुपए का यूज़ करके अपने व्यापार को चलाऊँगा, और 1 लाख रुपए से जो भी प्रॉफिट होगा वो मैं निकालूँगा और 1 लाख रुपए वापस कर दूँगा। तो वो पैसा आया और मैं उस पैसे ने मेरी पैसे कमाने में मदद करी, तो वो मेरे लिए एसेट है। लेकिन चूँकि उस पैसे को मुझे इसी साल चुकाना है, इसी अकाउंटिंग ईयर में चुकाना है, इसीलिए मैं उसे क्या बोलूँगा, करंट असेट बोलूँगा। ठीक है, तो करंट असेट का मतलब ये है कि वो पैसा, वो असेट जो आपको सिर्फ 1 साल में ही काम आता है और 1 साल में उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है, उस तरह के असेट को हम करंट असेट बोलते हैं। फिक्स्ड असेट क्या होता है? फिक्स्ड असेट वो होता है जो किसी एक करंट ईयर के लिए नहीं होता, वो जब तक आपका बिजनेस है लगभग तब तक रहेगा। उदाहरण के तौर पे आपने एक कंपनी खोली, तो कंपनी के लिए आपने एक बिल्डिंग खरीदी, तो वो जो बिल्डिंग है वो आपकी फिक्स्ड असेट है। क्यों? क्योंकि वो एक्वायर कर लिया है आपने, अब वो जब तक आपका बिजनेस रहेगा तब तक वो चलता रहेगा। ठीक है, तो फिक्स्ड असेट वो होता है जो लंबे समय तक चलता है, लंबे समय तक आपके पास रहता है, लंबे समय तक आपको पैसा बना के देता है। जैसे बिल्डिंग है, मशीनरी है, व्हीकल है। अब ध्यान से रखना, व्हीकल असेट में भी आता है, लायबिलिटी में भी आता है। जैसे एक ट्रांसपोर्ट बिजनेस है किसी व्यक्ति का, तो वो गाड़ियाँ चलवाएगा, तो गाड़ियों से वो पैसे कमाएगा, तो वो असेट है उसके लिए। लेकिन वहीं जैसे आप एक हाउस होल्ड हैं, आप बिज़नेस नहीं करते, तो आपने एक कार खरीदी अपने लिए, तो वो कार आपको पैसा कमा के नहीं दे रही, वो तो आपकी एक ज़रूरत है, तो वो आपके लिए क्या होगी, लायबिलिटी हो गई। क्योंकि उसकी तो पैसा, उसकी तो वैल्यू भी कम होती है, व्हीकल की तो वैल्यू भी कम होती है धीरे धीरे। अब व्हीकल ऐसा नहीं है कि ट्रांसपोर्ट वाले बिजनेस के पास जो व्हीकल है उनकी वैल्यू कम नहीं होगी, वैल्यू तो कम होगी, लेकिन वो पैसा भी कमा के दे रहे हैं आपको, वो चलेंगे तो आपका रेवेन्यू जनरेट होगा, प्रॉफिट जनरेट होगा। समझ पा रहे हैं आप इस चीज़ को? आई होप समझ पा रहे होंगे। तो फिक्स्ड असेट करंट ईयर के लिए होते हैं, अकाउंटिंग पीरियड के लिए होते हैं, और करंट असेट एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड के लिए होते हैं, फिक्स्ड समय के लिए होते हैं। लेकिन फिक्स्ड असेट जो होते हैं वो तब तक रहते हैं जब तक आपका व्यापार रहता है। जैसे कि जनरली बिल्डिंग दिमाग में रखना है आपको, ठीक है। यहाँ पर लिखा भी है, जैसे बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीनरी है, एट्सेट्रा, ये लंबे समय तक आपके बिजनेस के साथ चलेंगे और लंबे समय तक आपको फ़ायदा देंगे। आपने किसी से लोन लिया 1 साल के लिए, तो भाई लोन तो 1 साल में चुकाना पड़ेगा, लेकिन वो लोन आपको पैसा कमाने का मौका दे रहा है, पैसा कमा के दे रहा है, तो वो असेट भी है, तो करंट असेट कहलाने लगेगा। समझ पा रहे हो? ठीक है,
अब हमने करेंट असेट देख लिया, हमने फिक्स्ड असेट देख लिया, अब ये नॉन करेंट असेट क्या है? देखो, असेट कैन इंक्लूड इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म लोन गिवन टू पार्टीज ईटीसी। अब ध्यान समझना नॉन करेंट क्या होता है, ध्यान से समझना। करंट असेट 1 साल के लिए होता है, फिक्स्ड असेट लॉन्ग पीरियड के लिए होते हैं, लेकिन जो 2 से लेके 5 साल तक के बीच आपके पास रहे और आपको पैसा कमा के दे, उसे आप क्या बोलेंगे? उसे आप बोलेंगे नॉन करेंट असेट। खैर ये उतना कुछ वो नहीं है, ये आज के नए जनरेशन के अकाउंटिंग की टर्म है, लेकिन फिर भी याद रखना है, एक बहुत लॉन्ग पीरियड के लिए, एक सिर्फ 1 साल के लिए, और जो 2 से 5 साल के लिए हो उसे हम क्या बोलेंगे? नॉन करेंट असेट बोलेंगे। ठीक है, अब उसके बाद आती है टेंजिबल असेट और इनटेंजिबल असेट। ठीक है भाई, अब ये बहुत सिंपल है। देखो, इसकी डेफिनेशन में ना जाओ, ध्यान से समझ लो। टेंजिबल असेट वो होते हैं जिन्हें आप, याद रखना, टच कर सको, देख सको। ठीक है, वो असेट जिन्हें आप देख सकते हो, छू सकते हो, टेंजिबल असेट हैं। जैसे बिल्डिंग है, गाड़ी है, मशीनरी है, ये क्या है? आपके एम्प्लॉयज़ हैं, ये क्या है आपके लिए? टेंजिबल असेट। और इनटेंजिबल असेट वो होते हैं जो हैं आपकी कमाई में भी साथ देना, आपके व्यापार को रन करने में, आपके बिजनेस को चलाने में आपकी हेल्प कर रहे हैं, लेकिन वो दिखते नहीं है। जैसे गुडविल, आपकी आपके पार्टनर के साथ बहुत अच्छी बनती है, गुडविल है। ठीक है, वो बिजनेस को चला रहा है, असेट है। जैसे ध्यान से समझना, 2 पार्टनर हैं, यदि उनकी आपस में नहीं बनती तो उनके जो बीच की दुश्मनी है ना, वो बिजनेस के लिए लायबिलिटी बन जाएगी, बिजनेस को डुबा देगी। देखो, असेट और लायबिलिटी का कंसेप्ट सिर्फ इतना है, कोई भी चीज़ बिजनेस को आगे ले जा रही है, पैसा कमाने में मदद कर रही है, असेट है। कोई भी चीज़ बिजनेस को पीछे ले जा रही है, नुकसान करा रही है, लायबिलिटी है। अब 2 पार्टनर हैं, उनके बीच आपकी बॉन्डिंग अच्छी है तो बिजनेस भी अच्छा होगा, बिजनेस ग्रो करेगा, तो उनके बीच की जो बॉन्डिंग है वो असेट कहलाएगी। अब चूंकि उस बॉन्डिंग को हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, इसीलिए वो इनटेंजिबल असेट कहलाएगी। ठीक है, जैसे मैंने एक पेटेंट कराया कंपनी के लिए, मैंने मान लीजिए नॉलेज स्काई को पेटेंट करा लिया। पेटेंट दिखेगा नहीं, लेकिन ये जो पेटेंट है इससे ये हो गया कि भाई नॉलेज स्काई कोई दूसरा नहीं बना सकता, तो अब ये मुझे भविष्य में यदि पैसा कमा के देगा तो ये मेरे लिए इनटेंजिबल एसेट बन जाएगा, मेरा पेटेंट। समझ रहे हैं? तो पेटेंट है, गुडविल है, जो दिख नहीं सकती चीज़ें लेकिन आपके बिजनेस को रन करने में हेल्प करती हैं, उन्हें हम इनटेंजिबल एसेट कहते हैं। तो भाई, करेंट असेट 1 साल के लिए, फिक्स्ड असेट लॉन्ग पीरियड तक रहेंगे और पैसा कमा के देंगे। नॉन करेंट असेट वो होते हैं जो 2 साल से लेके 5 साल तक आपके पास रहते हैं और पैसा कमा के देते हैं। ठीक है, फिर आते हैं टेंजिबल और इनटेंजिबल असेट। टेंजिबल असेट वो जिन्हें आप छू सकते हो, देख सकते हो। इनटेंजिबल असेट जिन्हें ना तो आप छू सकते हो ना ही देख सकते हो, बस वो हैं और काम कर रहे हैं आपके लिए। क्लियर है? बोलो भाई क्लियर है सब लोग, एक बार यार बोल दो यार, है ना? आई होप समझ आ रहा होगा। मैं बहुत आराम से इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि भाई इत्मीनान से पढ़ना है, समझना है, कहीं कोई भी डाउट है तो पूछते जाओ। किसी को भी किसी तरह का डाउट है तो बिल्कुल पूछते जाना है बिना किसी हेजिटेशन के। ठीक है, अब बात करते हैं लायबिलिटी की। देखो, जो पैसा कमा के दे रही थी वो लायबिलिटी, वो असेट थे। जो आपको पैसा चुकाना है, जो लोगों का देना है, या जो आपका पैसा खर्च करा रही है चीज़, उसको हम लायबिलिटी बोलेंगे, बहुत सिंपल टर्म्स में। फॉर एग्जांपल, आपने लोन लिया, जो आपको चुकाना है वो लायबिलिटी हो जाएगी देते समय। ठीक है, आपने अपने एम्प्लॉय को सैलरी देनी है तो वो जो डेबिट अकाउंट है वो लायबिलिटी है। आपको अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल चुकाना है, लायबिलिटी है ना? आपको कोई किस्त देनी है, लायबिलिटी है। आपने किसी से उधार लेके रखा है, चुकानी है, लायबिलिटी है। ठीक है, तो लायबिलिटी मतलब आपकी देनदारियाँ, आपको जो देना है। जब आप एक बिजनेस रन करेंगे तो जो भी पेंडिंग ड्यूज़ होंगे वो सारे के सारे आपके लायबिलिटी कहलाएंगे। मतलब आपको पैसे चुकाने हैं, लोन चुकाना है, आपको किसी की सैलरी देनी है, इलेक्ट्रिसिटी बिल चुकाना है। ठीक है, जो कुछ भी पेबल आपका होता है, हर वो चीज़ क्या कहलाएगी? आपकी लायबिलिटी कहलाएगी। अब एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि दीज रिफर्स टू द अमाउंट ऑड बाय द बिजनेस टू अदर। मतलब जो पैसा दूसरों से लिया जाता है बिजनेस को चलाने के लिए, वो क्या कहलाता है? लायबिलिटी कहलाता है। मतलब मान लीजिए आप, अब ध्यान से समझना लायबिलिटी कंसेप्ट को। अब सही बच्चे मुझे ये बताओ कि आपने बैंक से लोन लिया, या मान लो आपने एक दुकान खोली। सब लोग सोच लो अपने अपने इंडिविजुअल समझना कि आपने एक दुकान खोली और मैं आके आपको 10 लाख रुपए दे दूँ, तो वो 10 लाख रुपए आपके लिए असेट होगा या लायबिलिटी होगा? ध्यान से समझना, वो पैसा असेट होगा या लायबिलिटी होगा? क्या होगा आप मुझे बताओ, बिल्कुल दिमाग लगा के बताना, सोच समझ के,
क्योंकि अभी पीछे मैंने ये बताया कि आपने जो 2 से 5 साल के लिए लोन भी लिया था वो आपका असेट में काउंट हुआ था। ध्यान से समझो, एक लोन ऐसी चीज़ है जो असेट और लायबिलिटी दोनों तरफ में देखी जा सकती है। जब आपको चुकानी है पेबल एंड पर वो एक लायबिलिटी है, लेकिन जब तक वो आपको पैसा कमा के दे रही है, उस पैसे से आप पैसा कमा रहे हो तो वो असेट भी है। ठीक है, तो आपकी जो देनदारियां हैं, जो उधार है, वो सब के सब क्या हैं, आपकी लायबिलिटी हैं। ध्यान समझना। ठीक है, चलो अब बात आती है कैपिटल की। कैपिटल क्या होता है? लायबिलिटी पे हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। जो भी आपकी देनदारियां, जो भी आपकी चुकाना है, जो भी आपने उधार लिया, वो सब लायबिलिटी है। अब 3 बहुत अच्छे से चीज़ें समझनी। हम कैपिटल समझेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर समझेंगे और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर समझेंगे। याद रखना, EPFO 21 में AO/EO का पेपर हुआ था, उसके बाद 23 में APFC का पेपर हुआ और EO/EO का भी पेपर हुआ था। इसमें डेफर्ड रेवेन्यू से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था दोनों बार। ठीक है, तो जो डेफर्ड रेवेन्यू पर क्वेश्चन था, बहुत सारे बच्चे गलत करके आ गए थे कि सर डेफर्ड रेवेन्यू क्या होता है। आज मैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में इतने सिंपल तरीके से आपको अंतर बताने वाला हूँ कि आप जीवन में कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। बस ध्यान से सुन लेना। ठीक है, देखो पहले तो कैपिटल समझ लो। एक बहुत सिंपल शब्दों में मैं समझा दूँ कि मान लो आपने कुछ नहीं हुआ, आप पापा के पास गए, पापा रिटायर होने वाले थे, आपने बोला पापा मुझे 5 लाख रुपए दो, मुझे बिज़नेस शुरू करना है। पापा ने आपको 5 लाख रुपए दिया। अब उस 5 लाख से आप अपने बिज़नेस का पूरा सेटअप बनाओगे, जो भी चीज़ें आपको, चाहे बिल्डिंग रेंट पे लेनी हो, बनानी हो, या मशीनरी लेनी हो, कुछ भी XYZ आपको करना है बिज़नेस सेटअप करने के लिए। तो जब भी आप कोई बिज़नेस चालू करते हो तो उस बिज़नेस को सेटअप करने के लिए जो पैसा लगता है, उस बिज़नेस के कोर को रन करने के लिए जो पैसा लगता है, उसे हम कैपिटल बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, समझ आई बात सिंपल शब्द में। अब टेक्निकल डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि दिस इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस। ओनर मतलब मालिक ने खुद बिजनेस को चालू करने में, बिजनेस को खड़ा करने में जो पैसा लगाया है उसे हम कैपिटल बोलते हैं। द अमाउंट इंट्रोड्यूस्ड इन द बिजनेस बाय द ओनर इज अ लायबिलिटी फॉर द बिजनेस। ध्यान से समझना। अब ये चीज़ बहुत ज़रूरी याद रखना, जो कैपिटल, अब ध्यान से देखना। अब सब लोग, कई बार सारे बच्चे होंगे जो अभी कमेंट सेक्शन में बोल रहे होंगे कि सर आपने तो लोन को असेट भी बता दिया, लायबिलिटी भी बता दी, वो तो हमें पैसा कमा के दे रही है तो असेट होनी चाहिए, लाभ लाभ लाभ। अब ध्यान से समझना, आपने कैपिटल लगाया, भाई कैपिटल से तो आपका बिजनेस खड़ा हुआ है, आपके असेट बने हैं। ध्यान रखना है, कैपिटल से ही असेट बनते हैं। मैंने 50 करोड़ से कोई बिजनेस चालू किया था, मैं उसमें बिल्डिंग भी बनाऊंगा, मशीनरी भी बनाऊंगा, सारी चीज़ें बनाऊंगा, तो ये जो बिल्डिंग होंगी, ये मशीनरी होंगी, ये क्या कहलाएंगी? मेरी असेट। क्यों? क्योंकि ये पैसा बना के देंगी। लेकिन आपको ये भी पता है कि जो कैपिटल होती है, इट इज़ अ लायबिलिटी टू द बिजनेस। जो कैपिटल होती है ये बिजनेस के लिए लायबिलिटी होती है। अब हम सभी को एक चीज़ पता है भाई कि जो बिजनेस है और जो ऑनर है, हमने सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट पढ़ा है, जो हम आगे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कल की क्लास में, जब हम कन्वेंशंस पे पहुंचेंगे, जब हम कंसेप्ट पे पहुंचेंगे, वहाँ पर मैं पढ़ाऊंगा आपको। तो बिजनेस और ऑनर अलग अलग हैं, सेपरेट एंटिटीज़ हैं, और सेपरेट एंटिटीज़ के तहत ऑनर के द्वारा लगाया गया पैसा जो कि कैपिटल कहलाता है, वो बिजनेस के लिए लायबिलिटी है, लेकिन बिजनेस के लिए असेट उसी से खड़े होते हैं और वो असेट बिजनेस को पैसा बना के देते हैं। माइंड में बिल्कुल क्लियर रखना है चीज़ें। ठीक है कि भाई जो पैसा मालिक ने लगाया है वो बिजनेस के लिए लायबिलिटी है। अब ध्यान से सुनना, बिजनेस के पास पैसा आया दूसरे से, ये मत समझो मैंने बिजनेस खड़ा किया तो मेरे ही बिजनेस है, भूल जाओ। मैंने बिजनेस खड़ा किया तो मैं अलग हूँ, बिजनेस अलग है। मैंने जो पैसा बिजनेस में लगाया है, फिर से एक बार, मैंने जो पैसा बिजनेस में लगाया है वो बिजनेस एक दूसरी चीज़ है, मैं एक दूसरी चीज़ हूँ, भले ही बिजनेस मेरा है। तो मैंने जो पैसा बिजनेस में लगाया है, बिजनेस के लिए वो पैसा लायबिलिटी है। बिजनेस की जिम्मेदारी बनती है कि उस पैसे से असेट खड़ा करे और उन असेट से पैसा कमा, और उन पैसे को कमाकर मुझे वो मेरा कैपिटल चुकाए, मालिक की कैपिटल चुकाए, तभी तो मेरा फ़ायदा होगा ना। समझ रहा हूँ? आई होप सभी बच्चे इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। क्लियर है? अब एक फॉर्मूला याद रखना, यहाँ पर एक और लाइन है कि एंटिटी मीन्स आइदर द कंपनी और द प्रोप्राइटरी फर्म और द पार्टनरशिप फर्म। ये बाद में समझाऊंगा मैं। ध्यान देखो, अब सुना, कैपिटल कैसे बनती है? कैपिटल होती है असेट माइनस लायबिलिटी। जब असेट में से लायबिलिटी हट जाती है तो कैपिटल बचती है पूरी। ध्यान से समझ गए ना? ठीक है। लायबिलिटी का मतलब ये है कि मैंने 10 लाख लगाया, उस 10 लाख से जो भी मुझे प्रॉफिट मिलना चाहिए उसको हटा दो, लायबिलिटी हट गई। ठीक है, इस तरह से कुछ। अब हम बढ़ते हैं आगे। ड्राइंग्स क्या होती है ये समझ लो। ड्राइंग को डेफिनेशन में ही ना जाकर मैं बहुत सिंपली समझाता हूँ।
आपकी कैपिटल थी 10 लाख रुपए, ध्यान से समझना, आपकी कैपिटल थी 10 लाख रुपए, जितनी भी थी देख लेना एक, हाँ 10 लाख रुपए थे। अब इस बिज़नेस में से मैंने 50,000 रुपये निकाल लिए, मेरे पास 10 लाख थे, मैंने पूरे के पूरे 10 लाख बिज़नेस खड़े करने में लगा दिए, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि मैंने बिज़नेस शुरू करी तो वो पैसा पूरा मेरा कैपिटल में डाल दिया तो वो बिज़नेस का पैसा है। अब मैं तो मालिक हूँ, बिज़नेस भी मेरा है, लेकिन सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट पे बोलते कि बिज़नेस अलग है, मालिक अलग है भाई, इसीलिए तो मालिक के द्वारा लगाया गया पैसा बिज़नेस के लिए लायबिलिटी है। तो वैसे ही जब लायबिलिटी मैंने दे के रखी तो उस पैसे पे ऑनर का भी उतना हक नहीं होता उस समय जब तक वो दे के रखें। तो यदि उस पैसे में से मैंने 50,000 रुपये अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकाल लिए तो वो कहलाएंगे ड्राइंग्स। क्या कहलाएंगे? ड्राइंग्स कहलाएंगे। तो ध्यान से समझना, जब ऑनर कैपिटल में से अपने पर्सनल यूज़ के लिए कुछ पैसा निकाल ले, एक बार फिर से, जब ऑनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए कैपिटल में से कुछ पैसा निकाल ले तो उसे हम क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स बोलते हैं। क्लियर है? बोलो सर क्लियर है। इसके बाद बारी आती है नेटवर्थ की। तो नेटवर्थ क्या होता है? नेटवर्थ मतलब ऑनर की फंड। बिजनेस जिस ऑनर का, उस ऑनर की वैल्यूएशन क्या है, उस ऑनर के पास पैसा कितना है, उस ऑनर के पास असेट कितने हैं, सबको हम क्या बोलते हैं मिला जुला कर? नेटवर्थ बोलते हैं। तो नेटवर्थ क्या होता है? फॉर्मूले से समझो, डेफिनेशन नहीं रटनी है। टोटल असेट माइनस टोटल आउटसाइड लायबिलिटीज। उदाहरण के तौर पर मेरी बिजनेस में 1 करोड़ रुपए हैं, ध्यान से समझना, बिजनेस में 1 करोड़ रुपए हैं और 20 लाख का कर्ज है मेरे पास। 20 लाख का क्या है? कर्ज है मेरे पास। तो जब इस 1 करोड़ में से 20 लाख रुपए मैं घटा दूंगा तो जो बचेगा 80 लाख रुपए, वो मेरी नेटवर्थ होगी, है ना। एक बहुत सिंपल तरीके से मैं बता देता हूँ, चलो बिजनेस में भी नहीं जाते, हम घर के टर्म्स में समझ लेते हैं। आपके घर में रखा है 1 लाख रुपए, ध्यान से समझना, आपके घर में रखा है 1 लाख रुपए और आपने 20,000 रुपये आपके ऊपर लोन है, सिर्फ 20,000 रुपये आपके ऊपर लोन है, 20,000 सिर्फ लोन है और कोई लोन नहीं है जीवन में, सिर्फ 20,000 लोन है। जब आप 1 लाख में से 20,000 लोन चुका देंगे तो जो 80,000 रुपये बचेगा वो आपकी नेटवर्थ है। नेटवर्थ का मतलब ये होता है कि आपकी सारी लायबिलिटी हटा दो, आपके सारे कर्जे हटा दो, उसके बाद आपके पास जो पैसा बचेगा, जिस पैसे से आपको किसी का कुछ नहीं चुकाना, तो उसे हम बोलते हैं नेटवर्थ, है ना। नेटवर्थ उसे नहीं बोलते कि भाई विजय माल्या के खाते में थे 100 करोड़ रुपए। अब बैंकरप्ट कैसे होते हैं, ध्यान रखना, बैंकरप्ट क्या होता है? विजय माल्या के पास 100 करोड़ रुपए थे और उसके पास कर्ज 500 करोड़ रुपए का था, तो ये बैंकरप्ट हो गया भाई साहब, कि मतलब पैसे तो 100 करोड़ हैं सब मिला जुला के, लेकिन कर्जा मुझे 500 करोड़ देना है, तो बैंकरप्ट है। नेटवर्थ माइनस में है मेरी, 400 करोड़ रुपए माइनस में। लेकिन इसका अपोजिट सिनारियो समझो जरा, कि भाई मेरे पास 500 करोड़ रुपए हैं और मुझे 100 करोड़ का कर्ज देना है, तो जब मैं 500 में से 100 करोड़ का कर्ज चुका दूंगा तो अब 400 करोड़ रुपए जो बचे उसमें से मुझे किसी का भी कोई भी देनदारी नहीं है, तो ये जो 400 करोड़ रुपए हैं ये मेरी नेटवर्थ बन जाएगी। इट इज़ वेरी सिंपल इंडीड, ठीक है। चलो भाई साहब, इसको हम नीचे और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि भाई शेयर कैपिटल, रिजर्व्स, प्रॉफिट्स, रिटेन्ड अर्निंग, इन सभी को कुल मिलाकर हम नेटवर्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन सबको कंबाइंडली हम नेटवर्थ बोलते हैं। आई होप सभी बच्चे इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे, ठीक है। चलो ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बारी आती है भाई कंटीजेंट लायबिलिटी की। तो कंटीजेंट लायबिलिटी क्या होती हैं? विच माइट अराइज इन फ्यूचर डिपेंडिंग ऑन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एनी फेलियर ऑफ इवेंट। अब ध्यान से समझना, देखो इसको कैसे समझना है। कंटीजेंट लायबिलिटीज़ वो होती है जो फ्यूचर में आ सकती है, ठीक है। उदाहरण के तौर पर मैं बिजनेस रन कर रहा हूँ, तो हो सकता है कल को मुझे कोई कर्ज लेना पड़े या कल को बिजनेस फेल हो जाए तो कुछ और करना पड़े, कहीं से पैसा उठाना पड़े, तो वो लायबिलिटी जो अभी नहीं है लेकिन फ्यूचर में आ सकते हैं उन्हें हम कंटीजेंट लायबिलिटीज़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उन्हें कंटीजेंट लायबिलिटीज़ बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो वो अकाउंट जो आपके प्रॉफिट और लॉस का लेखा जोखा रखते हैं उन्हें हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलते हैं। एक बार फिर से, कि वो अकाउंट जो आपके प्रॉफिट और लॉस का लेखा जोखा रखते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बोलते हैं। प्रॉफिट और लॉस हम कैसे देखते हैं भाई? टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंडिचर को घटा दो, जो बचेगा वो प्रॉफिट और लॉस कहलाएगा। मैंने 100 रुपये कमाए, 80 रुपये मेरा पूरा खर्च था, तो 20 रुपये मेरा प्रॉफिट है। मैंने 100 रुपये लगाए, 120 रुपये मेरा मैंने 100 रुपये कमाए और 120 रुपये मेरा खर्च था, तो 20 रुपये जो ज़्यादा खर्च था वो मेरा लॉस है। समझ रहा हूँ? तो टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्रॉफिट और लॉस वट एवर इज ग्रेटर, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। बैलेंस शीट क्या होती है भाई?
बैलेंस शीट किसी भी कंपनी की किसी पीरियड पर क्या बताती है, स्थिति बताती है। ध्यान रखना, दो चीज़ें होती हैं, इसको ध्यान से समझ लो। एक होती है बैलेंस शीट, एक होती है ट्रायल बैलेंस। इसको बस यहाँ से समझ लो, डेफिनेशन की जरूरत नहीं है। बैलेंस शीट को ये समझ लो भाई, ये होता है पीरियड ऑफ टाइम, और ट्रायल बैलेंस होता है पॉइंट ऑफ टाइम। ट्रायल बैलेंस किसी कंपनी की किसी पर्टिकुलर डेट पर स्थिति बताता है, और बैलेंस शीट किसी कंपनी की किसी पीरियड पर किसी पीरियड पर स्थिति बताती है। मतलब मार्च की बैलेंस शीट ये बताती है कि पूरे साल कंपनी का कैसा रहा, और 31 मार्च की ट्रायल बैलेंस ये बताती है कि भाई 31 मार्च पर कंपनी की स्थिति क्या है। तो एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात करता है और एक पीरियड ऑफ टाइम की बात करता है। बैलेंस शीट पीरियड ऑफ टाइम की बात करती है और ट्रायल बैलेंस पॉइंट ऑफ टाइम की बात करता है। ठीक है, क्लियर है? आई होप सही बच्चों को क्लियर है। यदि क्लियर है तो लाइव चैट में फटाफट से बता दो मुझे कि सर क्लियर है या नहीं है। अब बात आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब यहाँ से 3 टर्म समझना है, आज की आखिरी 3 टर्म से सिर्फ 5 मिनट लगेंगे, काम खत्म हो जाए। ठीक है, चलो। कैपिटल एक्सपेंडिचर refers to the fund that are used by company for the purchase of improvement or maintenance of long-term asset benefits which is received over longer period of time to improve the efficiency of the capacity। इतनी रामायण को यदि मैं समराइज करूँ तो क्या होगा भाई? तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, ध्यान से समझना। कैपिटल हमने देखा, कैपिटल से ही समझना है, ध्यान से सुनना। कैपिटल क्या था? मैंने 50 करोड़ से कंपनी चालू कर ली थी, तो भाई मैंने बिल्डिंग बना लिया, मैंने सब कुछ कर लिया। अब 1 साल बाद वो 50 करोड़ तो ख़त्म हो गया, लेकिन अब बिज़नेस को आगे भी तो रन करना है, मुझे रॉ मटेरियल भी तो चाहिए। तो अब मैंने क्या किया, तो जब मैंने बिज़नेस को खड़ा करने के लिए जो 50 करोड़ रुपए लगाए थे, वो 50 करोड़ रुपए मेरी कैपिटल थे। ध्यान से समझना, बिज़नेस खड़ा करने के लिए जो 50 करोड़ लगाए वो 50 करोड़ कैपिटल थे। अब बिज़नेस तो खड़ा हो गया, लेकिन उसको रन करने के लिए मुझे रॉ मटेरियल चाहिए था। तो मेरी कंपनी तो बड़ी थी, तो मैंने क्या किया, 10 करोड़ रुपए का रॉ मटेरियल कच्चा माल उठाया कहीं से। अब वो जो मैंने 10 करोड़ का कच्चा माल उठाया है वो अगले 5 साल तक चलेगा, तो इसे मैं बोलूँगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्यों? क्योंकि ये जो 10 करोड़ रुपए हैं ये मुझे इसी साल पूरा प्रॉफिट नहीं दे देंगे, ये अगले 5 साल में जब पूरा रॉ मटेरियल बिक जाएगा, प्रोसेस्ड होकर प्रोडक्ट बनेगा, और जब वो प्रोडक्ट बिकेगा अगले 5 सालों तक, उससे मैं ओवरऑल निकाल पाऊंगा अपना प्रॉफिट। समझ पा रहे हो? क्लियर? तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब ये है कि कैपिटल के बाद जब और पैसे की जरूरत पड़ती है तो उससे हम जो लमसम पैसा लगाते हैं, जो लंबे पीरियड के लिए लगाया है, और धीरे 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 मुझे प्रॉफिट मिलेगा साल दर साल, अकाउंटिंग पीरियड बाय अकाउंटिंग पीरियड, तो उसे मैं क्या बोलूँगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलूँगा। बोलो सर समझ आ गया? बिल्कुल। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, एक है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, देखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये होते हैं कि जब एक अकाउंटिंग ईयर में आपने जो खर्चे हैं वो आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। मतलब 1 साल में मैंने बिजली के बिल मुझे देने हैं, एम्प्लॉयज़ की सैलरी मुझे देनी है, मुझे बिल्डिंग का रेंट देना है, या जो कुछ भी उस हर एक साल पर मुझे राउंड ऑफ करने होंगे, क्लियर करने होंगे, उन्हें हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलेंगे। और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होंगे? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होते हैं जो मैंने एक्सपेंडिचर तो अभी करे हैं, लेकिन उनका फ़ायदा मुझे साल दर साल धीरे 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 मिलता रहेगा, उन्हें हम बोलेंगे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि इट इज़ रेवेन्यू इन नेचर, द बेनिफिट्स ऑफ विच इज़ हाउएवर एक्सटेंडेड बियॉन्ड द पीरियड ऑफ 1 ईयर। मतलब ऐसा नहीं है जिनके रिजल्ट हमें 1 साल में मिल जाएं, जो हमें 1 साल में क्लियर ऑफ करने हैं, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। जो धीरे धीरे 1-2 साल, 3 साल, 5 साल, 7 साल में क्लियर होंगे, धीरे धीरे हमें फ़ायदा देंगे, वो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी आज की क्लास ख़त्म होती है। आज हमने क्या पढ़े भाई? कुछ हमने फुल फॉर्म्स पढ़े, उसके साथ कुछ हमने क्या पढ़े? फुल फॉर्म्स पढ़े। फुल फॉर्म्स के अलावा धीरे धीरे हमने यहाँ पर क्या पढ़ा? बेसिक टर्म्स पढ़ी। ठीक है, मेरे हिसाब से आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आज अच्छी हो गई होगी। कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इनको रिवाइज करके आएंगे। नेक्स्ट क्लास में सभी बच्चे जो हैं वो रिवाइज करके आएंगे। देखो बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है, सभी बच्चों को रिवीजन करके आना है, बिकॉज रिवीजन इज़ द की टू सक्सेस। ठीक है, तो इस क्लास को आज मैं यहीं बंद करता हूँ। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं प्रिंसिपल्स, कंसेप्ट एंड कन्वेंशंस को। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, रिवाइज करके आना। थैंक यू गाइस, हैव अ ग्रेट डे। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।